तो शब्दों के बारे में देख रहे हैं, है ना। शब्दों के बारे में ये कि शब्द क्या होते हैं, ध्वनियों के मेल से बनते हैं सार्थक वर्ण समुदाय। ठीक है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय। जैसे ये ध्वनि है प, आ, न, ई, है ना। इनका जब मेल किए तो क्या बना, पानी, तो ये शब्द कहलाएगा। लेकिन ये शब्द कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे न, ई, प और आ का मेल किए तो क्या बना, नीपा। अब इसका कोई अर्थ निकलता है क्या, हमारी लैंग्वेज में तो नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सार्थक नहीं है, इसको हम शब्द नहीं बोलेंगे। लेकिन अब कहीं कहीं पे ऐसा भी कर दिए कुछ व्याकरणाचार्य कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक एक निरर्थक। ठीक है, सार्थक जिससे कोई अर्थ निकले तो वो क्या कहलाएगा, सार्थक। अर्थ ना निकले तो वो निरर्थक। तो ये भी शब्द है और ये भी शब्द है, बस ये सार्थक शब्द है और ये निरर्थक शब्द है। ठीक है, तो उतना डीप में अपने को नहीं जाना, उनका से नहीं पूछते हैं। हमारे काम की चीज ये है कि शब्दों को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है ना। तो हम ये देखेंगे जैसे कि अब फॉर एग्जांपल फिर मैं वही सामान्य सा उदाहरण दूंगा। जैसे अभी कोई क्लास है ना, स्कूल है, उसमें 10th क्लास में बच्चे हैं, गर्ल्स बॉयज 50 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल। अब आप उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हो सकती है बॉयज एंड गर्ल्स, तो कुछ बॉयज में आ जाएंगे कुछ गर्ल्स में। फिर आप उनको कास्ट के आधार पर बांट सकते हैं, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल। फिर आप उनको एज के हिसाब से बांट सकते हैं, है ना, हाइट के हिसाब से बांट सकते हैं। बच्चे तो वही है ना, बच्चे बदले क्या, नहीं। उसी प्रकार से शब्द उतने ही हैं, लेकिन हम उनको अलग अलग तरीके से बांटेंगे। आधार, बांटने का आधार अलग अलग होगा। जैसे कभी आधार था कास्ट, कभी आधार था एज, है ना, कभी था लिंग, जेंडर के हिसाब से। अब हम यहाँ पे शब्दों को बांटेंगे अलग अलग आधार पे। तो उसमें पहला आधार है बांटने का इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे, है ना। इतिहास मतलब इनकी हिस्ट्री क्या है, स्रोत ये आए कहां से है, या इनकी उत्पत्ति किससे, ये तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे हम शब्दों को क्या करेंगे, बांटेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। 4 आधारों पे बांटेंगे। उनमें पहला कौन सा बोला मैं, इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे। पहला लिखिए इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे। आप ऑब्लिक लगा के लिख सकते हैं, इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इस आधार पे भी शब्द 4 प्रकार के होंगे। कहीं कहीं 4 भी मिलता है, कहीं कहीं 5 भी मिलता है ना। मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से हैं, फिर 4 आंसर लेना है या 5, ये तो एग्जाम के दिन आप, है ना, डिसाइड करेंगे कि क्वेश्चन किस ढंग से पूछा है और ऑप्शन में क्या क्या है। वो 4 क्या क्या है ये मैं आपको बता, 4 या 5 क्या क्या है। मतलब ये आए कहां से है ये आपको देखना है, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, स्रोत क्या है। ठीक है, बातें नहीं, उत्पत्ति या स्रोत ऑब्लिक इतिहास, यहीं पे जोड़ देता हूं, के आधार पर। तो इस आधार पे पहला होगा तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और 5वां है आपका संकर। ठीक है, ये संकर क्या है देखेंगे, लेकिन नॉर्मली बुक में आपको ये 4 देखने को मिलेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इनको हमको समझना है। ठीक है, तो तत्सम, तत् 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम। ठीक है, तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब समान। ठीक है, उसके मतलब किसके समान, संस्कृत के समान। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान है या संस्कृत में जैसा उपयोग होते थे एज इट इज हम लोग उसको हिंदी में अगर उपयोग कर रहे हैं तो वो शब्द क्या कहलाएगा, तत्सम। जैसे कि अग्नि,
अग्नि को संस्कृत में अग्नि ही बोलते हैं, और अगर आप अब भी उसको अग्नि ही बोल रहे हैं, है ना, तो वो शब्द कैसा हो गया? तत्सम, क्योंकि वो एज इट इज वैसा ही उपयोग हो रहा है जैसा कैसे किसमें होता था? संस्कृत में होता था। हरिद्रा, क्या बोला मैं? हरिद्रा, है ना। तो संस्कृत में हल्दी को क्या बोलते थे? हरिद्रा। और अभी भी अगर आप उसको हरिद्रा बोले, है ना, तो वो क्या है आपका? तत्सम। कर्पूर, कपूर अलग है ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम, ठीक है। तो कर्पूर अगर आप शब्द यूज कर रहे हैं तो एज इट इज वैसे ही यूज हो रहा है जैसा किसमें होता था? संस्कृत में। तो कर्पूर अगर आप बोल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द है? तत्सम। लेकिन अगर कपूर बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? तत्सम, ठीक है। तो तत्सम के बारे में लिखिएगा, पहले हेडिंग डालिएगा तत्सम, और फिर ये लिख लीजिएगा तत्सम है, जैसे ब्रेक किया इसको, तत्सम उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। बाकी को अभी नहीं लिखेंगे, तद्भव देशज विदेशज ये मैं लिखाऊंगा, अभी खाली वही लिख लीजिए। कुछ उदाहरण यहाँ पे देख लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आम्र, जैसे मैं अभी बोला, भूगोल में आप पढ़े होंगे, है ना, आम्र वृष्टि, ठीक है। आम्र वृष्टि मतलब किसका नाम है? एक जो लू चलती है उसका नाम है ना, ठीक है। कौन से एरिया में चलती है ये गर्म हवाएं? दक्षिण में, भारत के दक्षिण में चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? आम्र वृष्टि के नाम से जाना जाता है। आम्र मतलब आम, तो आम को संस्कृत में क्या बोलते थे? आम्र। तो आम्र शब्द क्या हो गया? तत्सम, है ना। वृष्टि, वृष्टि मतलब वर्षा, ठीक है। तो वृष्टि भी एक संस्कृत का शब्द है, एज इट इज आप यूज किए जैसा संस्कृत में करते थे। तो आम्र और वृष्टि दोनों कैसे शब्द हो जाएंगे? तत्सम। तो उदाहरण के रूप में लिखिएगा। अच्छा, इसमें लिखाने की जरूरत है संस्कृत का, ये लिख लीजिएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ। वो किसी भाषा के मूल शब्द को किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। अब देखो यहाँ पे आप क्या देखिए, देखो ध्यान देना और कंफ्यूज भी मत होना, ठीक है। और आपको डिफ्रेंशिएट करके रखना है चीजों को, ये देखना है कि वो किस लेवल का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा को हो। अगर वो मूल है तो उसको क्या बोलेंगे? तत्सम। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल, है ना, हॉस्पिटल से हम बना दिए अस्पताल, अस्पताल से अस्पताल, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको मूल रूप में यूज करें, मैं हॉस्पिटल ही बोलूं, तो ये भाषा का या उस शब्द का मूल रूप है। तो हॉस्पिटल भी क्या है? तत्सम है, और अस्पताल उसका क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। तो तत्सम का अभी आप जो लिखे डेफिनेशन, किसी भाषा के मूल रूप को ही हम क्या कहते हैं? तत्सम। तो अस्पताल का मूल रूप क्या है? हॉस्पिटल। तो वो अंग्रेजी भाषा के लिए क्या है? तत्सम है। तो ये सब में लागू होगा, है ना। जैसे कि आपके क्या होता है कि जैसे फारसी या उर्दू के जो शब्द है ना, वो मूल रूप में कुछ और थे, लेकिन अब दूसरे रूप में अलग होते हैं, ठीक है। एक शायर है, उनकी शायरी है, किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुका आई। घर का बंटवारा हो रहा है। किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। सुने ही नहीं लगता कभी। मुनव्वर राणा, है ना, इनका शेर है मुनव्वर राणा। किसी के हिस्से में दुका आया, किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। अब यहाँ पे ध्यान देना, वो क्या बोला? दुका, मका, ये एक्चुअल जैसे दुका है, ये फारसी का शब्द है, तो उसमें दुका ही बोलते हैं, लेकिन अब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? दुका है।
तो ये जो है फारसी के लिए क्या हो जाएगा? तत्सम। और ये क्या बन गया? तद्भव। ठीक है। तो अगर आप मूल में जाए तो तत्सम का मतलब केवल संस्कृत के समान नहीं है। हर वो शब्द जो मूल रूप में है उसको हम क्या बोलेंगे? तत्सम। क्योंकि यहां पे तो केवल ये लिखा है ना उसके समान, ये थोड़ी बोला कि संस्कृत के समान। हम लेकिन उसको रूढ़ कर रहे हैं। तत्सम मतलब संस्कृत के समान। ऐसा पूछा भी जाता है एग्जाम में, तत्सम का मतलब क्या होगा, और आंसर में वो ले लेता है संस्कृत के समान। तो वो एकदम उथले लेवल का क्वेश्चन है ना, ऐसा भी पूछता है ना। लेकिन वो डीप में पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है कि बताइए दुका और दुकान में तत्सम कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? दुका। इमाम, ईमान। ठीक है, तो ये आगे देखेंगे, है ना। ये फारसी का शब्द है। चलिए, तो ये आप समझ गए, मतलब उसका समझ गए। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको अपना दिमाग कितना चलाना है। अगर वो बोला है तत्सम का मतलब हिंदी के समान, संस्कृत के समान, तो आपको आंसर क्या लेना है? संस्कृत के समान। ठीक है, और मान लो हमें फारसी के समान दे दिया तब भी फारसी को नहीं लेना है आंसर, आपको क्या लेना है? तब आपको अपना दिमाग कम करके सोचना है ना, और आपको केवल आंसर क्या लेना है? संस्कृत के समान। ठीक है, तो दिमाग कहाँ कितना चलाना है, कितना उपयोग करना है, ये भी जरूरी है। ठीक है, बच्चों के लेवल के हिसाब से बात करना है, या लोगों के हिसाब से, या एग्जाम के लेवल के हिसाब से अपना दिमाग चलाना है। ठीक है, तो क्या मैं बोला, मूल शब्द है ना, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम। अब ये सब तो हो गया है, कुछ उदाहरण देख लेंगे हम, इसमें लिख लेंगे। लिखिएगा, आम्र। अब यहाँ पे तत्सम कर सकते हैं आप, और इसका तद्भव क्या होगा? आम। बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे बुक्स में। हरिद्रा, हल्दी, कुछ को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और बहुत सारे वर्ड हैं, अपन धीरे धीरे देखेंगे। तद्भव भी पढ़ लेंगे, तब कुछ वर्ड को और देखेंगे। अब हम किसके बारे में देखेंगे? तद्भव। ठीक है, तो तत्सम तो देख लिए। तो तत्सम का संकुचित अर्थ होगा संस्कृत के समान, लेकिन तत्सम का बृहद अर्थों में अगर हम देखें तो क्या होगा कि किसी भी शब्द का मूल रूप को हम क्या कहेंगे? तत्सम। ठीक है, अब हम आएंगे तद्भव पे। तत्व, धन, भाव। तत्व मतलब उससे, और भाव मतलब उत्पन्न। अब यहाँ पे हम मान लिए कि उससे किससे मान लिए हैं? संस्कृत। तो संस्कृत से उत्पन्न, उसको हम क्या बोलेंगे? तद्भव। ठीक है, लिखिएगा, ये शॉर्टकट में लिखिएगा, उसके बाद फिर आगे मैं बताता हूँ। अब चलो सुनते जाइएगा। अब कोई भी चीज संस्कृत से डायरेक्टली किसमें नहीं आई है? हिंदी में। कहां से होके आई है? ये तो हम देखे ही लास्ट क्लास में। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, फिर प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी, उसके बाद और भी चीजें हैं। उसके बाद फिर आपको अभी की वर्तमान की हिंदी मिलेगी। ठीक है, तो जब वो अलग अलग रूपों में आई है ना, तो उसमें परिवर्तन होते गया। ठीक है, और फिर उसका एक्चुअल रूप था वो बदल के अभी का वर्तमान रूप है ना। जैसे कि अग्नि, ठीक है, अग्नि को आप किस रूप में देखते हैं? आग, लेकिन डायरेक्ट अग्नि से आग्नि हो गया है ना। अग्नि संस्कृत में, और जब ये प्राकृत में आई तो अग्नि को बोला गया अग्नि। क्या? अग्नि। फिर वो अग्नि किसमें बदल गया? आग। ठीक है, तो खैर इस लेवल का पूछना तो नहीं चाहिए, ये नोट कर लिए ना। ठीक है, तत्सम में क्या था, फिर कहां से गुजरा और क्या हो गया। जैसे कि आपका अग्नि, इसको प्राकृत में अग्नि,
और फिर अब वो क्या हो गया है आर। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स और हैं जिसको हम देख सकते हैं। चतुर्दश, ठीक है, फिर ये बना चौदस, अब ये बन गया है 14। ठीक है, तो ये प्राकृत में था, ये संस्कृत में चतुर्दश, तो ये संस्कृत है, ये प्राकृत है, और ये क्या है तद्भव, है ना, वो तद्भव कहलाएगा। या तद्भव भी इसमें आप लिखेंगे हिंदी। और देखिएगा पुष्प, ये हुआ पुफ, और अब ये क्या हो गया फूल। ठीक है, तो कुछ उदाहरण है, नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इनमें और कुछ लिखा देता हूं, जैसे कि उज्ज्वल, ये हो गया आपका उज्जल, और उससे बन गया उजाला। ठीक है, कर्पूर, कपूर, और फिर ये बदल गया कपूर। संध्या, संझा, फिर यहां से बन गया सांझ। एक और ऊपर में लिख लेना हस्त, हथ, फिर ये बन गया हाथ। तो वैसे प्राकृत जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी किस प्रकार से बदली चीजें, ये अगर आप जानना चाहें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा पढ़ना है, तो नोट नहीं हुआ होगा तो देख लीजिएगा मोबाइल में। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम आएंगे किसमें, देशज, है ना। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आप YouTube में देख सकते हैं अगर नहीं लिख पाए होंगे तो। अब हम आएंगे किसमें, देशज, और ये देशज शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, देश धन ज। देश और ज का मतलब जन्म लेने वाला, तो ये क्या होगा, देश में जन्म लेने वाला। मतलब जिनके एक्चुअली में इसमें ऐसा है कि जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, उत्पत्ति का पता नहीं चलता मतलब हमारी पुरानी भाषा लैंग्वेज कौन सी, संस्कृत। तो ऐसे हैं जो संस्कृत से नहीं आए हैं, कहां से आए हैं पता ही नहीं चल रहा है, न अरबी से आए न फारसी से आए हैं। तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि इन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ हुई है, हमारे यहाँ ही, ये हमारे देश में ही, न संस्कृत से आए हैं, न अंग्रेजी से आए हैं, न अरबी से आए हैं, न फारसी से आए हैं, इनके स्रोत या इतिहास का पता ही नहीं चला। तो इसको हम लोगों ने पैदा किया खुद अपने बोलचाल की भाषा में। ठीक है, नए शब्द हम गढ़ दिए हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, देशज, देश में जन्म लेने वाला। ठीक है, इसमें आपको इम्पोर्टेंट ये है कि क्या क्या ऐसे शब्द हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, एक आध तरीका आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो हर जगह काम आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है किसी बुक में उसी को देशज में दिया है और उसी को फिर विदेशज में भी दिया है, तो ज्यादा अच्छा है आप पढ़े, है ना, ज्यादा एग्जाम्पल्स पढ़े और स्टैंडर्ड बुक से पढ़े। ठीक है, लेकिन फिर भी एक अनुमान के तौर पे ये, जैसा आप जानते हैं कि संस्कृत में ये शब्द नहीं था, ये पहाड़ का ड़ और ये कड़ाही का ड़। ठीक है, तो संस्कृत में ये था क्या, नहीं, इसकी उत्पत्ति तो बाद में है, द्विगुण व्यंजन जिनको बोलते हैं, है ना। तो जहां जहां ये आपको दोनों दिखे तो लगभग मान के चलो वो संस्कृत से तो आए नहीं, क्योंकि संस्कृत में तो शब्द था ही नहीं। ठीक है, और विदेशी लोगों को भी इसको बोलने में बड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, अच्छा मेरे को बताइए, दक्कन का पठार सुने, अब इतिहास में चलेगा। ठीक है, दक्कन का पठार, ठीक है, ये दक्कन शब्द, दक्कन क्या है, क्या है दक्कन, दक्कन का पठार किसको बोलते हैं, दक्कन क्यों बोलते हैं, हाँ मैदानी मैदानी कुछ नहीं, चलो मैं बता देता हूँ, मैं तौल लिया कि बता पाएंगे कि नहीं। दक्षिण,
क्या? दक्षिण, दक्षिण भारत, है ना। भारत के दो हिस्से, दो हिस्सों में बांट दिया गया, रफ में बना दिया, ऊपर का उत्तर भारत, नीचे का दक्षिण भारत, है ना। अब आए, जब यहाँ आ रहे थे वो तो संस्कृत का उपयोग करते थे, तो उन्होंने इसको दक्षिण बोला, संस्कृत में दक्षिण ही बोलते हैं। अब आए अरबी लोग, फारसी लोग, ठीक है, तो उनको दक्षिण छ का प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत है, तो उन्होंने इसको क्या बोला, ये जो दक्षिण था उनको प्रोनाउंसिएट करने नहीं पड़ा, जैसे कि अंग्रेजों को ठाकुर बोलते नहीं बना, तो उन्होंने इसको क्या बोल दिया, टैगोर बोल दिया। तो जो अरबी फारसी आया उनको दक्षिण बोलते नहीं बना, तो उन्होंने इसको बोला दक्षिण, क्या बोला, दक्षिण, है ना। तो दक्षिण से दक्षिण और दक्षिण से दक्कन, और अब दक्कन किसमें बदल गया पता है, डेक्कन, आईपीएल की टीम डेक्कन चार्जर्स, अब वो डेक्कन है क्या, दक्षिण से आया, ठीक है। तो दक्षिण, दक्षिण, दक्कन और डेक्कन के रूप में हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये कहीं बुक में लिखा नहीं मिलेगा, ये आपका ऑब्जर्वेशन, अगर आप ऑब्जर्व कर पाए तो, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, इस तरीके से इसका रूप बदलता है ना, लोग जब बोल नहीं पाते हैं उसको, हम कहाँ पे थे, हाँ हाँ, तो ये इनका उच्चारण संस्कृत में भी नहीं है ये दोनों वर्ड, ठीक है। और नॉर्मली इनका उच्चारण बाहरी लोगों को भी करते नहीं बनता है, जो अरब फारस से आए हैं या जो अंग्रेज हो तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते ऐसी चीजों का उच्चारण, वो तो ठा भी नहीं बोल पाते ढंग से, तो ये ढ़ा और ढ़ा कहाँ बोलेंगे, है ना। तो आप मान के चल सकते हैं कि ऐसे वर्ड जिस शब्द में है वो शब्द क्या होंगे, देसी, ये हम ही लोग बोल सकते हैं, देसी, ठीक है। तो इनकी उत्पत्ति कहाँ हुआ है, देश में हुई, ठीक है। जैसे गड़बड़, ठीक है, उटपटांग, ये कैसे शब्द है, देशज। किसी बुक में आपको इसको दूसरे लैंग्वेज में मिल सकता है, लेकिन आप इसको देशज मान के चलिए, ठीक है। तो देशज, देश धन जग, और देश में जन्म लेने वाला, इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। और उदाहरण करके लिखिएगा, लोटा बहुत फेमस पूछता है ना, बातें नहीं, तो मैं आपका नाम पुकारूंगा और वो बहुत दूर तक चले जाएगा। क्या बोला मैं, लोटा, गड़बड़, पगड़ी, पगड़ी, थैला, खिचड़ी, पगड़ी खिचड़ी में आप क्या देख सकते हैं, ड़ा, जो पहाड़ का है ना, सब जगह अप्लाई नहीं होगा, है ना, ये मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया, सब जगह अप्लाई नहीं होगा, है ना। मे भी ये हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं हो सकता, लेकिन सब जगह नहीं होगा, ठीक है, ये अनुमान है। पगड़ी, खिचड़ी, लोटा, खिड़की, खिड़की में भी वही है, खिड़की से एक शेर याद आ गया, जब से उसने खींचा खिड़की का पर्दा एक तरफ, उसका कमरा एक तरफ, बाकी दुनिया एक तरफ, लिखिएगा। ठेठ, ठुमरी, ठुमरी, चिड़िया, चिड़िया, फुनगी, फुनगी, किसको बोलते हैं, फुनगी, किनारा, किनारा, ठीक है, फुनगी, तेंदुआ, बहुत सारे हैं, डिबिया, है ना, बाकी आप घर में करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे जाएंगे किसमें, विदेशज। ये भी सिंपल है, दो शब्दों से मिलकर बना है, विदेश धन जा, ठीक है। तो विदेश और जा का मतलब जन्म लेने वाला, ये जा बहुत काम की चीज है, इसको हर जगह याद रखना। अंबुज, है ना, अंबु मतलब
पानी, और ज मतलब जन्म लेना, पानी में जन्म। वैसे तो पानी में जन्म लेने वाले सबके लिए आना चाहिए, लेकिन ये रूढ़ हो गया है किसके लिए? कमल के लिए। आगे हम देखने वाले हैं, है ना, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार, है ना, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है, आगे देखेंगे, अभी क्यों बताऊं, है ना। तो विदेश में जन्म लेने वाला, उसको हम क्या बोलेंगे? विदेशज। तो जितने भी शब्द हैं जो विदेशों से आए हुए हैं उनको हम क्या बोलेंगे? विदेशज। अब आप चाहें तो इनको भी दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, चाहे तो। अब सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ऐसे जो विदेशों से आए हैं और एज इट इज उपयोग हो रहे हैं, तो वो तत्सम हो जाएंगे। और जो विदेशों से आए हैं लेकिन जिनका रूप बदल गया है, तो वो क्या हो जाएंगे? तद्भव। ठीक है, लेकिन ये हाई लेवल की बात है। तत्सम तद्भव को आप यही मान के चलिए, तत्सम मतलब संस्कृत के समान, तद्भव मतलब संस्कृत से उत्पन्न, ठीक है, उसमें मत जाइएगा, है ना। जैसे कि ऑफिसर को हम क्या बना दिए? अफसर। तो ये ऑफिसर तत्सम था, वो क्या बन गया? तद्भव। लेकिन कुछ चीजें हम जो एज इट इज यूज करते हैं, कंपनी, कंपनी को इंग्लिश में भी कंपनी बोलते हैं और हम लोग भी उसका रूप नहीं बिगाड़े, उसको कंपनी बोलते हैं। ऑर्डर को ऑर्डर ही बोलते हैं, तो वो एज इट इज यूज हो रहे हैं, तो वो तत्सम है। लेकिन जिनका रूप बिगड़ गया वो तद्भव। नेक्स्ट लेवल पे जाए तो नॉर्मली तत्सम मतलब संस्कृत के समान, तद्भव मतलब संस्कृत से उत्पन्न, ठीक है। तो अब इसमें क्या बताऊं मैं, विदेशज इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर जितने भी प्रकार के होते हैं वो हम देखेंगे, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, पश्तो। पश्तो कहाँ की भाषा? कई बार बताता हूँ, क्या बोले? जापान। कहाँ जापान पहुंच गए? जापान की, जापान, ठीक है। पश्तो कहाँ की? कई बार तो बताया। हाँ, पश्तून, बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का पश्चिमी हिस्सा है, जहां से कौन से बताओ सर? खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमान गांधी, जिनको बोलते हैं सीमान गांधी बोलते हैं, ठीक है। तो पश्तो भाषा, ठीक है। पठान, पठान शब्द पश्तो भाषा से लिया गया है। अब हमको केवल इसमें यही देखना है कि ठीक है विदेशज है तो कौन कौन से शब्द कहाँ कहाँ से आए हैं, ठीक है। इसका कोई तरीका नहीं है कि आप कोई फॉर्मूला ले लें और बता पाए, है ना। आपको ज्यादा से ज्यादा देखने पड़ेंगे, वर्ड्स देखने पड़ेंगे कौन कहाँ से आए हैं। तो लिखिएगा पहले, अधिक प्रचलित वर्ग के विदेशज शब्द, अधिक प्रचलित वर्ग के विदेशज शब्द। अब इसमें देखिएगा, मैं वही जो बात बताया ना कि ज्यादा डीप में पूछता है कि ये थे कुछ और रूप में और उपयोग कुछ और रूप में होते हैं। जैसे अभी दुका और मका के बारे में मैं बताया, तो दुका एक्चुअल है फारसी का शब्द। अब हम उसको कैसे यूज करते हैं? इमाम, सॉरी, दुका को दुकान, इमाम ये अरबी का शब्द है, उसको हम अब क्या बोलते हैं? ईमान, ठीक है। तो बहुत सारे के रूप बदलते हैं। नॉर्मली हम ये अंतर करते हैं इसमें कि जो फारसी या अरबी के शब्द होते हैं वो नुक्तेदार होते हैं। क्या होते हैं? नुक्तेदार, ठीक है। नुक्ता लगता है उसमें, नुक्ता किसको बोलते हैं? जैसे ये, इसमें ये नुक्ता लगा दिया, जज्बात, ठीक है। नुक्ता लगाने से ये होता है कि आप ज को चार नहीं ज करेंगे नहीं स करेंगे, मिक्स करके ज, नहीं ज नहीं स, मैं क्या बोला? ज, तो जज्बात, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा शायद, ठीक है। तो जज्बात है ना, तो वो नुक्ता जो था वो अब गायब हो गया, ठीक है। अब उसका उपयोग नहीं, हम लोग उसको गायब किया, जैसे दुका मक्का को दुकान और मकान बना दिए, ठीक है, उसी प्रकार से, है ना। तो खैर उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिखिएगा फारसी शब्द, फारसी। कुछ को ही मैं बताऊंगा, सारा तो लिखा ही नहीं जा सकता यहाँ पे। अफसोस, यहाँ पे फ में नुक्ता लगता है, अफसोस, है ना, लेकिन अब वो नुक्ता हम गायब करते हैं, उसको अफसोस बनाते हैं, अफसोस, ठीक है। आबदार, 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 आबरू, तो फारसी में बोलते हैं आबरू, और अरबी में क्या बोलते हैं? इज्जत, ठीक है। अरबी में क्या? इज्जत, और फारसी में आबरू, और हिंदी में सम्मान, हिंदी में क्या? सम्मान, और इंग्लिश में रिस्पेक्ट, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिंक करेंगे ना तो शायद आपको याद आ जाए। लिंक करते हुए खाली रटेंगे तो याद नहीं आएगा वो। फारसी में आबरू, अरबी में इज्जत, ठीक है। अदा, आमदनी, बहुत सारे हैं, कितना बताया जाए? आफत, आईना,
या किसी स्टैंडर्ड बुक से देखें, मैं ग्रुप में पिक भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक मतलब ये आप स्टैंडर्ड मान सकते हैं, ये स्टैंडर्ड है ना। क्या इसमें जो लुसरन की बुक रखा हूँ उसमें तो जैसे कि वो गड़बड़ शब्द है, ठीक है, तो गड़बड़ को वो देशज में भी दे दिया है, फिर उसी बुक में उसको पश्तो में भी दिया है, एक ही बुक में, है ना। देशज में भी दिया है गड़बड़ को, और कौन सी लैंग्वेज में दिया है, पश्तो में, मतलब विदेशज में भी दे दिया है ना। तो वो स्टैंडर्ड नहीं है, ये वाली बुक स्टैंडर्ड है। मैं इसका पिक सेंड कर दूंगा, है ना, ज्यादा नहीं लिखेंगे हम, है ना। मेरा ये आकलन जो मैं देखा, ऑब्जर्वेशन, वो हर जगह लागू नहीं होगा, उसमें अपवाद है कि जैसे जो फारसी शब्द है उसमें अक्सर जैसे अ है तो आर है, आबदार, आबरू, आतिशबाजी, है ना, आराम, आमदनी, आवारा, मैक्सिमम में आ है, लेकिन अरबी में जस्ट उल्टा है ना। अरबी में है अदा, आप देखो इसी बुक में अदा को दोनों जगह दे दिया, अजब, अमीर, अजीब, अजायब, अदावत, अक्ल, असर, अहमद, अल्लाह। मैक्सिमम में फारसी में क्या है, आ है, अरबी में अ है, लेकिन अपवाद है इसमें, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड मान के आप नहीं चल सकते, ठीक है। तो ये कुछ मैं बताया। और फारसी में लिखिए चेहरा, फारसी में चेहरा, हिंदी में क्या बोलते हैं चेहरे को, हाँ? एक तो सूरत है, मेरे ख्याल से सूरत भी हिंदी नहीं है, ठीक है। शक्ल भी नहीं है, शक्ल भी नहीं है, पता नहीं क्या है, सोच के बताना, पता था भूल गया। चलिए, स्वरूप तो ज्यादा ही, स्वरूप सबके लिए नहीं होगा, अक्स तो और पता नहीं, वो तो और ज्यादा स्टैंडर्ड का। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, अब लिखेंगे आप, फारसी हो गया है ना, फारसी में और कुछ लिखना चाहेंगे, बढ़िया बढ़िया शब्द है ना। जंग, जंग लड़ाई, खामोश, ठीक है, खुद, किनारा, चिराग, पलक, दस्तूर, दंगल, दिलेर। मैं बस ऐसे ही बता रहा था, है ना। आप लोग इसको घर में बढ़िया से देखिएगा, इसका और कोई तरीका नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके बाद लिखिएगा अरबी शब्द, कीमत, कसम, किस्मत, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं लिखा रहा हूं, मैं बाकी सेंड कर दूंगा। जो ऑब्जर्वेशन मेरा था वो देखिएगा, पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाली में वो कुछ लगभग खाने पीने की अगर चीज पूछ रहे हैं तो सुन लो, ठीक है। मैं पिक तो सेंड कर ही दूंगा आप लोग को। अगर वो कुछ खाने पीने की चीज जैसा है तो लगभग आप उसको पुर्तगाली समझ सकते हैं। अनानास, ठीक है, ये कहां से आया है, पुर्तगाल से। काजू, ठीक है, ये भी कहां से आया है, पुर्तगाल से। गोभी, ठीक है। और कुछ वर्ड्स इसमें, संतरा, पपीता, बताओ तो ये पूरा क्या है, खाने की जो चीजें वो क्या है, पुर्तगाली है ना। अलमारी, जिसको हम अलमारी बोलते हैं, अलमीरा, कई जगह अलमीरा भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये कैसा है, पुर्तगाली। टोबैको, किसको बोलते हैं, टोबैको, तंबाकू, है ना। उसके लिखा हुआ देखे तो वो टोबैको है ना। अब तंबाकू ऐसा लगता है कि देसी ही होगा, है ना, लेकिन वो क्या है, पुर्तगाली है। टोबैको था एक्चुअली में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तंबाकू। बाल्टी, ये भी कैसा है, पुर्तगाली शब्द है। बाल्टी ऐसा था, उसमें BALDE, है ना, तो उसको हम लोग क्या बना दिए, बाल्टी, ठीक है। तो ये सारे कैसे शब्द हैं, पुर्तगाली।